साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिवीजन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे 150 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया। ठीक है, वर्तमान स्वरूप का मतलब आज का मध्य प्रदेश, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए 1 नवंबर 2000 को ये वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। ठीक है, तो पहले जो मध्य प्रदेश था वो छत्तीसगढ़ को मिलाकर था 1 नवंबर 2000 से पहले। तो जब छत्तीसगढ़ कट करके अलग हो गया तो अब वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर 2000 के बाद से है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ दूसरा सवाल है। देखिए सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कौन सा खेल, ठीक है, राज्य खेल घोषित किया गया है। कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया। देखिए आंसर क्या है, मलखंभ। ठीक है, तो इसे 11 अप्रैल को 2013 में, ठीक है ना, इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल ये है, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 1998 से और 2003 के बीच का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। ठीक है, देखिए इतिहास से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अहिल्याबाई का निम्न में से किस राजवंश से संबंध है। तो देखिए ऑप्शंस देख रहे हैं, होलकर, भोपाल, सिंधिया, त्रिपुरी। तो ये होलकर राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है, और इनका जन्म जो है वो 31 मई 1725 को हुआ था। ठीक है, और इनकी शादी किससे हुई थी, इंदौर के संस्थापक महाराज मल्हार राव से, मतलब उनके पुत्र खंडेराव से हुई थी। ठीक है, और इन्होंने जो खंडेराव जो 1754 में जब उनका निधन हो गया, तो उनकी मृत्यु के बाद 1795 तक, अपनी मृत्यु तक, अपनी यानी कि अहिल्याबाई होलकर जो है 1795 में, है ना, जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने शासन किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी, है ना, ग्वालियर शहर को कहा था। यानी ग्वालियर शहर को किसने कहा कि वो हिंदुस्तान की कुंजी है। देखिए ये वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था। ठीक है, ये कौन थे, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 1773 से लेकर और 1785 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया। ठीक है, और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक, इसके बाद इनके टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट, ये हमने पढ़ा है इतिहास के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, इन दो महत्वपूर्ण, है, अधिनियम इनके समय में आए और इन्होंने क्लाइव की दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में, ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं। देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि एमपी की जो सीमा है वो 5 राज्यों से टच करती है। ठीक है, छूती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए यूपी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है और गुजरात है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र
और राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब देखिए, सबसे ज़्यादा सीमा किससे टच करता है? राजस्थान से। ठीक है, और सबसे कम सीमा किससे टच करता है? गुजरात से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो देखिए, नीमच जिला किस राज्य की सीमा को टच करता है? राजस्थान की। ठीक है, अब देखिए नीमच में क्या क्या, सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है एक तो, ठीक है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का है ट्रेनिंग कैंप। ठीक है, और यहाँ भदवा माता का मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची यानी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए 1352 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर जो कर्क रेखा के सबसे समीप हैं। देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को काटती है। ठीक है, जिनमें उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। और अगर हम आगे बात करें तो वो आगर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, इन जिलों को भी काटती है, मतलब इन जिलों के समीप से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, किसका है? विंध्यन शैलों का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को क्या कहा जाता है? फेरी फॉल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कपिल धारा, मंदार और दुग्ध धारा में क्या समानता है? तो देखिए क्या समानता है, ये सभी झरने हैं। ठीक है, और इसमें एक बात ये है, देखिए सभी झरने हैं पहली बात तो, दूसरी बात ये है कि ये सभी झरने कहाँ पर हैं? नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। ठीक, चलिए आगे देख लेंगे हम। हाँ, एक बात बता दूं कि कपिल धारा कहाँ है? अनूपपुर में है। ठीक है, और दुग्ध धारा भी अनूपपुर में है, और मंदार कहाँ है? खंडवा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेमेल, अगला क्वेश्चन क्या है? बेमेल युग्म पहचाने। ठीक है, देखिए बेमेल युग्म, तो बेमेल युग्म यहाँ देखेंगे, रीवा गोविंदगढ़, ये सही है। हलाली रायसेन, ये सही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, ये भी सही है। पगारा भोपाल, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए पगारा जो है वो कहाँ की है? मुरैना। ठीक है, मुरैना जिले के लिए है। तो देखिए पगारा जो है वो कहाँ के लिए है? मुरैना। ठीक है, मुरैना ग्वालियर की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 1927 में से बनाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। माता टीला बांध किस नदी पर बना है? देखिए माता टीला कहाँ पर बना है? बेतवा नदी पर बना है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो 1958 में बनाया गया था। ठीक है, और बेतवा नदी पर है, ललितपुर ज़िले में स्थित है, और झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये 3 उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, और ग्वालियर, इनको लाभ पहुंचता है। ठीक है, माता टीला बांध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चचाई जलप्रपात, अब देखिए चचाई जलप्रपात कहाँ है? रीवा में स्थित है। ठीक है, ये झरना क्या है? 130 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, तो इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? कहाँ पर है? सिंगरौली में है। देखिए, अब देखिए दोस्तों, सिंगरौली को क्या है? ऊर्जा राजधानी है ना, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है? भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन को, और इसकी क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट, इतनी इसकी क्षमता है। ठीक है, अगला सवाल है, चंदेरी व, ठीक है, व महेश्वरी किससे संबंधित हैं? तो ये साड़ियों के ब्रांड हैं। ठीक है, इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो
चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर जिले में स्थित है, ठीक है। और महेश्वरी कहाँ पर है? खारगोन जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अगला सवाल। सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए सतपुड़ा कहाँ पर है? देखिए सतपुड़ा जो है वो ये कहाँ है? होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। और 1981 में स्थापित किया गया था। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? देखिए इसे MIC कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई, ठीक है। अच्छा इसमें क्या हुआ था? देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए साथियों, अगर हम ये बात करें कि उस समय यानी 84 में 1984 में यहाँ मध्य प्रदेश में CM कौन थे? देखिए अर्जुन सिंह उस समय, ठीक है। अर्जुन सिंह जो है वो कौन थे? मुख्यमंत्री थे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस कंपनी, ये कौन सी कंपनी थी जिसमें ये हुआ? यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन यह है कि बैंक नोट प्रेस निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए देवास में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21वां सवाल है, जबलपुर मध्य प्रदेश की इनमें से कौन सी है ना राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? देखिए देखिए दोस्तों, जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर व्यावसायिक राजधानी है और मैहर संगीत राजधानी है, ठीक है। और भोपाल मध्य प्रदेश की आधिकारिक राजधानी है, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न यह है कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? देखिए यहाँ पर बिहू ये असम का लोक नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बिहू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? अब देखिए चक्रधर फेलोशिप जो है वो शास्त्रीय संगीत के लिए दी जाती है, ठीक है। हम बात करेंगे चक्रधर फेलोशिप किसके बारे में? देखिए महाराजा चक्रधर, है ना, राजा चक्रधर थे एक रायगढ़ के, ठीक है, रायगढ़ के राजा, ठीक है, राजा थे चक्रधर, जो कि एक अच्छे तबला वादक थे, ठीक है, तबला वादक। इसीलिए उनके ही जो है ऊपर, उनके नाम के ऊपर चक्रधर फेलोशिप दी जाती है, ठीक है। देख दो इसमें क्या है, 1000 रुपये प्रति माह, है ना, 1000 रुपये प्रति माह जो है 1 वर्ष तक दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 25, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? देखिए सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था, ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 3rd सेंचुरी, ठीक है, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसके केंद्र में अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इनमें से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जो है ना वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के, ठीक है, प्रयागराज से संबंधित हैं, ठीक है। इलाहाबाद उसको कहा जाता था पहले, ठीक है, अब उसको प्रयागराज कहते हैं। और ये हिंदी साहित्य के एक बहुत अच्छे, मतलब, है ना, साहित्यकार हैं, और इनकी एक प्रसिद्ध किताब है गुनाहों का देवता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मध्य प्रदेश देश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ठीक है, ये भारत में मध्य प्रदेश किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? सोयाबीन का। देखिए सोयाबीन जो है भारत में
जितनी होती है ना, वो देश का कुल 53%, 53% अकेला मध्य प्रदेश ही पैदा करता है। सिवनी जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विश्व में 5वां स्थान है, ठीक है, सोयाबीन उत्पादन करने में। तो सोयाबीन राजधानी इसको कहा जाता है या सोया राज्य कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? देखिए मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 5, ठीक है। देखिए साथियों, कहाँ कहाँ हैं तो हम बात करेंगे, हम बताएं भोपाल में है एक तो, ठीक है, दूसरा है ग्वालियर में, ठीक है, तीसरा कहाँ है? इंदौर में, और चौथा कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है, और 5वां कहाँ है? खजुराहो में, ठीक है। ये 5 हवाई अड्डे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है, ठीक है। और इसके अन्य कार्यालयों की अगर बात करें तो बेंगलोर, गांधीनगर, कोलकाता, चंडीगढ़ और इम्फाल, इन जगहों पर इसके अन्य कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, ठीक है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता उन्मूलन से। ये भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कहाँ के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है, या उनके मतलब इनमें जीआई टैग है? देखिए इंदौर के चमड़े के खिलौनों में जीआई टैग है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैसे बहुत सारे पदार्थ हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के जीआई टैग जिन्हें मिला हुआ है, जैसे रतलामी सेब है, झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे के लेग पीस को, चंदेरी और महेश्वरी की साड़ियों को, है ना, इस प्रकार की हैं आदि। नेक्स्ट देखेंगे, देख रहे हैं विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? देखिए भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है, 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है, 29। और राज्यसभा की अगर बात करें तो 11 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है, 11 राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश में विधानसभा है तो उसमें 230 सीटें हैं, ठीक है। विधान परिषद यहाँ नहीं है, ठीक है। विधान परिषद कहाँ है? 28 राज्यों में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय यानी कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट का जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ है? वो जबलपुर में है, ठीक है। बाकी इसके बाद अगर हम बात करें तो इंदौर और ग्वालियर में इसकी अन्य खंडपीठ हैं, ठीक है। और भोपाल में प्रस्तावित है इसकी खंडपीठ, ठीक है, प्रस्तावित। चलिए अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का है? देखिए मध्य प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल हो या फिर किसी भी राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल की अवधि निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल 156 यानी 156 में इसके लिए प्रावधान है, ठीक है। सामान्यतः देखा जाए तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये निश्चित बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और यह पुनर्नियुक्ति का पात्र है। तो कार्यकाल की अवधि निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा के हिसाब से है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? भील है, ठीक है, भील। अब देखिए भील का क्या मतलब है? यहाँ भील जो शब्द है वो बील से बना है ना, बील, ये इसका मतलब क्या है? धनुष। तो इस जनजाति के ज़्यादातर जो लोग हैं वो शिकारी और योद्धा हैं, ठीक है। और ये जो जनजाति है वो धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर इन जिलों में ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है। देखिए जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जो है ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ठीक, ये भारत के किलों का रत्न है। ठीक है, भारत के किलों का रत्न माना जाता है। ठीक, 525 ईस्वी में, ठीक है, 525 ईस्वी में यानी एडी, ठीक है, मैं महाराज सूरज सेन ने इसे बनवाया था। इस किले में 5 द्वार हैं। ठीक है, 5 द्वार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में, ठीक है, की गई थी और 1961 में यह 19 लोगों को दिया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की, ठीक है, नकद राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और 2021 की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों 2021 में यह 35 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश से इन 35 लोगों में कौन लोग शामिल हैं, तो एक विवेक सागर हैं, ठीक है, और एक नीलकंठ शर्मा है। ये दोनों ही हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन यह है कि मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है। देखिए खजुराहो में नृत्य महोत्सव होता है फरवरी के महीने में। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश की कला परिषद द्वारा फरवरी के महीने में 1 सप्ताह तक खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इंदौर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इंदौर के बाद क्या है, भोपाल है दूसरे नंबर पर और जबलपुर तीसरे नंबर पर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 24.5 लाख है ना इसकी जनसंख्या थी, 24.5 लाख लगभग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन मध्य प्रदेश के भावरा गांव में पैदा हुआ था। देखिए मध्य प्रदेश का भावरा गांव अलीराजपुर जिले में है। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में भारत में प्रथम राज्य वह राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है। देखिए मध्य प्रदेश ही ये वो राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहल पर कर्मचारियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, आनंदम इसको कहते हैं, आनंद विभाग। ठीक है, बजट 2022-23 में इसका जिक्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। देखिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, कीबोर्ड भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ठीक है, देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए ई गवर्नेंस वह तकनीक है, ठीक है, जिससे किस में सुधार होता है। देखिए किस में सुधार होगा, जवाबदेही में सुधार होगा, पारदर्शिता में भी सुधार होगा और सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखिए आगे हम देख लेंगे प्रधानमंत्री, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए नरसिंहपुर और भोपाल, ठीक है, भोपाल ये 2 जिला पंचायत हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए साथियों अगला सवाल देखेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब किस जिले में तैयार की जाएगी। तो देखिए भोपाल में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, ठीक है, इस जो स्थान पर भोपाल में पहली साइकोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए,
कह रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ये बैतूल में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? देखिए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में मिशन नगरोदय कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ है? ये भोपाल से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। देखिए क्वेश्चन यह है कि नदी उत्सव 2022 में खेती किसानी नदी की जुबानी, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? देखिए, ये आयोजन मैपकोस्ट यानी कि मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ 50 प्रश्न हमने पार्ट ए से संबंधित किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 51 से लेकर के और 150 तक जो प्रश्न होंगे वो पार्ट बी से संबंधित होंगे। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश का तरीका है ना, एडमिशन का टाइप है ना, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रचलित था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होता था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? देखिए सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत में कहाँ था? देखिए तक्षशिला। ठीक है, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। अगला सवाल देखेंगे, कह रहे हैं इनमें से कौन सा यूजीसी का वैधानिक कार्य है? देखिए यूजीसी का वैधानिक कार्य अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान के मानक को निर्धारित करना और बनाए रखना। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नैक की स्थापना का उद्देश्य पूछ रहे हैं। नैक, देखिए विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, यही नैक का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, तो अगर हम इसकी जल्दी जल्दी रिवीजन की बात करें तो देखिए 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ठीक है, ये यूजीसी की स्वायत्त संस्था है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? एससी शर्मा है। ठीक है, इसको हिंदी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहे हैं शिक्षा की वैदिक प्रणाली में शिक्षा का माध्यम निम्न में से कौन सा रहा? ये वैदिक काल में शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई थी? देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यूजीसी के बारे में कह रहे हैं पहला कह रहे हैं इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही, 1953 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 28 दिसंबर को। और जो है 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना, मतलब 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो अगला क्या है? इसे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है। ये भी सही है। यह राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है। देखिए ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर राज्य सरकारों से धन प्राप्त नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, ठीक है, भारत में तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा को देखता है, की गुणवत्ता को देखता है? तो ऐसा संस्थान कौन सा है? AICTE। ठीक है, AICTE जो है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में। ठीक, और 1987 में इसको सांविधिक दर्जा यानी कि एक अधिनियम के द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक, इसके 7 केंद्रीय क्षेत्र हैं जिसमें से एक ऑफिस कहाँ है? भोपाल में भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE वाज एस्टेब्लिश्ड, मतलब ये NCTE कब बना, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए NCTE क्या है? पहले तो ये है अध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है ये, और 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
इसकी 4 क्षेत्रीय समिति हैं, जैसे एक पूर्वी क्षेत्रीय समिति, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, उत्तरी क्षेत्रीय समिति और एक दक्षिणी क्षेत्रीय समिति। ठीक है, जिसमें से हमारा मध्य प्रदेश किस क्षेत्रीय समिति में आएगा? ये पश्चिमी क्षेत्रीय समिति में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका कार्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी के कैंपस में है। ठीक है, 1993 में इसके लिए एक्ट बनाया गया था। ठीक है, और 1995 से इसने अपना कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी एनसीटी के ऊपर हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन वाज फॉर्मरली नोन एज, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे हम। ठीक है, 2019 में, ठीक है, एक एनएमसी बिल संसद में पेश किया गया और इसके द्वारा इस मेडिकल काउंसिल इंडिया को ख़त्म कर दिया गया और एक नया आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नाम से बनाया गया। ठीक है, जिसमें 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? एससी शर्मा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द नेशनल मेडिकल कमीशन कंसिस्ट्स। ठीक है, देखिए यानी नेशनल मेडिकल कमीशन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कितने मेंबर्स हैं? सदस्यों की संख्या की बात करें 33 सदस्य हैं। ठीक है, 33। अब ये 33 कैसे हैं? एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, 10 इसमें पदेन सदस्य होंगे और 22 इसमें आंशिक सदस्य होंगे। ठीक है, ये इसकी संरचना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा एनसीटीई का एक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए साथियों, एनसीटीई का एक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में है, वो कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये पूछ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बीसीआई इसको कहा जाता है, बीसीआई। ठीक है, ये कैसा निकाय है? तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, कैसे है? क्योंकि एडवोकेट एक्ट, एक अधिवक्ता अधिनियम, ठीक है, एडवोकेट एक्ट, ठीक है, एक्ट 1961 है, उसके द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। ठीक, इस बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है, अध्यक्ष कौन है? मनन कुमार मिश्रा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, और अधिनियम की धारा 4 के तहत जो है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल इसमें पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक राज्य की जो बार काउंसिल है उसमें से एक सदस्य इस बीसीआई का एक मतलब सदस्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्मरली नोन एज। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्मल यानी कि शिक्षा मंत्रालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के नाम से जाना जाता था। अब देखिए क्या हुआ कि 1968 में पहली बार, ठीक है, एक शिक्षा नीति आई जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रस्तुत किया। दूसरी बार 1986 में, और तीसरी बार 2020 में। अब देखिए यहाँ क्या है, 1968 और उससे पहले इस डिपार्टमेंट को या इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कर दिया। ठीक है, अब 2020 में नई शिक्षा नीति फिर से आई और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदल करके फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और तकनीकी विभाग का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए यहां पर प्रमोटिंग न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है, टू प्ले द रोल ऑफ नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग साइंस टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज इन द कंट्री, ये भी सही है। ठीक है, टू प्रमोट द रिसर्च वर्क, ये भी सही है। टू एनालाइज द मनी रिलेटेड इशू, ये सही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है
कि जो मनी रिलेटेड इशू हैं वो विज्ञान और तकनीकी विभाग के अंतर्गत नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं व्हेन डिड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड, मतलब बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई। देखिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है 1986 में बनाया गया था और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं व्हाट एनआईसी डज नॉट इंक्लूड। एनआईसी क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, देखिए एनआईसी इनमें से कौन सी चीज़, कौन सा है जिनमें से उस, देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क ये सही है, ईमेल मैसेजिंग उसको भी देखता है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस उसको भी देखता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहे हैं खजुराहो स्मारकों का समूह, ठीक है, को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। देखिए इसको 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, खजुराहो के मंदिरों को, खजुराहो जो स्मारकों का समूह है उसको। ठीक है, अब ये खजुराहो कहाँ पर है, ये छतरपुर में है। ठीक है, छतरपुर में, छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, चंदेलों ने इसे बनवाया था 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूनेस्को की, यहाँ पर देखिए अभी अभी यहाँ यूनेस्को की बात हुई है, तो देखिए अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, इसके बाद इसमें हम बात करें कि इसके मुख्यालय की, तो वो कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, आंद्रे एजोले। ठीक, भारत में कुल 40 यूनेस्को के स्थल हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 इसके विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे कौन कौन से हैं, खजुराहो, भीमबेटका और सांची के स्तूप। ठीक है, और विश्व धरोहर शहरों की बात करें अगर हम, तो वो भारत मध्य प्रदेश के 2 शहर उसमें 2021 में शामिल किए गए थे, ग्वालियर और ओरछा। ठीक है, विश्व धरोहर शहर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर हैं। गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना दूत। ठीक है, देखिए सद्भावना दूत यहाँ पर सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, देखिए सचिन तेंदुलकर को जो है 2003 में यूनिसेफ ने क्या किया था, एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, 2003 में। ठीक, उसके बाद 2010 में प्रियंका चोपड़ा को बनाया था। और अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और कैथरीन एम रसेल, ठीक है, वर्तमान में इसकी, ठीक है, प्रमुख हैं। और 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भोपाल में भी इसका एक ऑफिस है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ यह है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है। देखिए अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये होती हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। देखिए आईएफएस यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विस है, तो आईएएस एक्ट, सॉरी एआईएस एक्ट 1951 में लाया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भारत की सरकार, ठीक है, ये चारों ऑप्शन यहाँ सही नहीं है, भारत की सरकार यानी भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। ठीक है, ये उत्तर सही होगा। और ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान क्या कार्य करता है। देखिए प्रकाशन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, उपरोक्त सभी कार्य ये करता है। ठीक है, IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ है, या ये संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन इसका, और ये उसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल यहाँ है, देखिए कह रहे हैं आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। देखिए आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, उसमें 2019 में संशोधन आया है। उसके अनुसार सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? देखिए सूचना आयुक्तों का कार्यकाल जो है वो 2005 के अधिनियम के हिसाब से 6 साल था, ठीक। लेकिन अब चूंकि उस अधिनियम में संशोधन किया गया है और संशोधन में ये कहा गया है कि अब कार्यकाल केंद्र सरकार ही निश्चित करेगी, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? डी लास्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन का नंबर क्या है? देखिए मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जन हेतु जन सेतु, ठीक है, 1181 ये इसका नंबर है, ठीक है। और ठीक है, ये सीएम हेल्पलाइन कब से चल रहा है? 2014 से चल रहा है, ठीक है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए तो कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 11 धाराएं हैं, ठीक है, 11 धाराएं। अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल है हमारा, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्याय 3 के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए अध्याय 3 में जो है क्या क्या दिया गया है। धारा 11, 12, 13, 14 ये अध्याय 3 के हिस्से हैं, ठीक है। इसमें 11 में विश्वविद्यालय के अधिकारी, ये सही है। 12 में कुलाधिपति की शक्तियाँ, सही है। कुलपति की नियुक्ति धारा 13 में है। और धारा 14 में ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। धारा 14 में कुल सचिव नहीं बल्कि कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, ठीक है, और कुलपति की पदावधि के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कुलपति जो है वो जब नियुक्त किया जाएगा किसी विश्वविद्यालय में तो वो 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वो 2 बार नियुक्ति का पात्र होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ लास्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए रूसा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? देखिए रूसा कार्यक्रम जो है ना वो TISS, ये एक हाँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है, ठीक है। इस कॉलेज के द्वारा या इस संस्थान के द्वारा रूसा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये जो है, ठीक है। और कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? 2013 में ये शुरू किया गया था और यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन यह है AISHE ये सर्वे कब प्रारंभ हुआ? देखिए दोस्तों AISHE, ठीक है, ये सर्वे जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये मतलब है इसका, कब शुरू हुआ? 2011 में, ठीक है, 2011 में ये सर्वे आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, 1973 के प्रथम अध्याय में किस धारा के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं? देखिए आमतौर पर जितने भी अधिनियम हमने देखे हैं उनमें जो है दूसरी धारा में परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर धारा 4 में परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक। तो याद रखेंगे अध्याय 1 के धारा 4 में, ठीक है, क्या है? परिभाषाएं दी गई हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया? ये हमने अभी भी पढ़ लिया, ठीक है, 4 वर्ष उसका कार्यकाल होता है, ठीक है, और 2 बार पुनर्नियुक्ति का पात्र है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। इस संबंध में प्रावधान निम्न में से किस धारा के अंतर्गत है? देखिए दोस्तों अध्याय 3 की धारा 12 में पहले नंबर पर यह प्रोविजन है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे, ठीक है। ये अधिनियम 1973 में 12 नंबर की धारा में लिखी हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार कार्यक्रम MPHEQIP यानी मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम किसके साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है? देखिए ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है।
वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापित की गई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? डेविड मालपास। ठीक है, इसके ये अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में विनियोग की राशि, ठीक है, टोटल मतलब कितने लाख करोड़ रुपए का बजट था, ये पूछ रहे हैं कुल मिला के। 279 लाख करोड़ रुपए का बजट था 2022-23 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए 2022-23 के बजट में मेडिकल डिवाइस पार्क से संबंधित बात की गई थी और ये उज्जैन में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैनर, है ना, इस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। देखिए राजकोषीय घाटा क्या है, यहाँ पर 52,511 करोड़ रुपए, ये ठीक है, ये जो है इस वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किस अवधि को कवर किया था। देखिए मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम वित्त आयोग ने 1996 से 2001 की अवधि को कवर किया था। ठीक, 94 में ये आयोग गठित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने जो है 96 से 2001 के बीच की अवधि को कवर किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग मतलब पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो वो सवाई सिंह सिसोदिया, SS सिसोदिया थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यह है कि मध्य प्रदेश राज्य में OBC कमीशन का गठन 1993 में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसके पहले अध्यक्ष रामजी महाजन थे। ठीक है, रामजी महाजन के नाम से पिछड़ा वर्ग पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ठीक है, को केवल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखिए कैग जो हैं उनको संसद के दोनों सदनों में एक संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में किसे लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। किसे जानते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको कहते हैं, पब्लिक PAC बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कैग की, तो कैग के संबंध में अगर कुछ थोड़ी सी जानकारी करते हैं। देखिए कैग जो है वो इसके संबंध में प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 148 में। ठीक है, और अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें या मतलब अध्यक्ष की बात करें, कैग जो होते हैं वो उनके, तो वो 6 वर्ष के लिए, ठीक है, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक। ठीक है, ये अपना इस्तीफा या त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। पहले कैग की बात करें तो BN राव, ठीक है, और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, GC मुर्मू इस समय महालेखा मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित के उनके खातों से संबंधित भारत के कैग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय, ठीक है, जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे कहते हैं। देखिए नए साझेदार के समय जो प्रवेश के समय जो अंकेक्षण कराते हैं, ऑडिटिंग कराते हैं, उसे आकस्मिक अंकेक्षण या, ठीक है, सडन इन ऑडिटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इंटरनल ऑडिटिंग कौन करता है? देखिए ईमानदार कर्मचारी, वरिष्ठ योग्य कर्मचारी ही करता है। तो आंसर हो जाएगा A और B दोनों। ठीक, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, और वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? NK सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। ऐसे ऋण जिनसे न तो आय प्राप्त होती है और ना ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है कहलाते हैं। तो ऐसे ऋण अनुत्पादक ऋण ऋण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। एक ऋण को चुकाने के लिए ताजा ऋण लेना या नया ऋण लेना क्या कहलाता है? ऋण जाल कहलाता है। ठीक है, लोन ट्रैप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेमेंट्स फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय द, मतलब भारत की संचित निधि से जो पेमेंट्स है ना निकाले जाते हैं वो किस तरह निकाले जाते हैं? तो वे विनियोग अधिनियम के द्वारा या एप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा, ठीक है, ही निकाले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वोट ऑन अकाउंट इज मीन्ट फॉर, वोट ऑन अकाउंट, देखिए वोट ऑन अकाउंट जो है वो क्या है? अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासेज ऑफ बजट, यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा था? कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, 1862 में स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों, 1862 में कुल 3 उच्च न्यायालय बनाए गए। ठीक, एक कोलकाता हाई कोर्ट, एक मद्रास हाई कोर्ट और एक मुंबई हाई कोर्ट। तो ये 2 और भी 1862 में ही बनाए गए थे। अब हम बात करें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, तो ये 2019 में, ठीक है, 1 जनवरी 2019 को इसने कार्य शुरू किया। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये भारत का 25वां हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में, ठीक है, किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 124 में, ठीक है, वर्णित किया गया है। ठीक, और 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को इसने अपना कार्य शुरू किया। ठीक है, इसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो हीरालाल जे कानिया थे, और वर्तमान में 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है यू ललित। ठीक, और भारत के राष्ट्रपति इसे नियुक्त करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 1773 के अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन चूंकि हम भारत स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं तो वो, और गणतंत्र भारत की बात कर रहे हैं तो वो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग की संरचना है। देखिए माइनॉरिटी कमीशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए माइनॉरिटी कमीशन की अगर हम बात करें तो उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। देखिए अब एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक सदस्य कम से कम वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए। ठीक, इसके लिए एक्ट कब बनाया गया? 1996 में बनाया गया। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? भोपाल में है। ठीक, ये एक्ट में लिखा गया है क्या? मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कार्यालय कहाँ होगा? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। ये कह रहे हैं इकबाल सिंह लालपुरा निम्न में से किस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं? देखिए इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं वे इस समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, सांविधिक निकाय है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 7 सदस्यीय संस्था है, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्न में से किसके संबंध में प्रावधान है? देखिए 338 में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान कहाँ है? 338 क में। ठीक है, और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित प्रावधान कहाँ है? 338 ख में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में एक महिला सदस्य होती है, ठीक है, हाँ, जिसका दर्जा निम्न में से किसके समान होता है। देखिए, महिला सदस्य का दर्जा भारत सरकार के सचिव का दर्जा होता है, ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष का दर्जा किसको होता है, कैबिनेट मंत्री को होता है, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा अध्यक्ष को दिया जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन कब हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को हुआ था। इसे आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसके 15 दिन बाद 23 मार्च को, ठीक है, राज्य महिला आयोग का गठन हुआ, ठीक, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। देखिए, तो मध्य प्रदेश राज्य के यहाँ पर मानवाधिकार की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। अब राज्यपाल कैसे नियुक्ति करते हैं, उसके लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, अध्यक्ष होते हैं वो, ठीक है, और उसमें गृह मंत्री होते हैं और उसमें नेता प्रतिपक्ष होते हैं, ठीक है, ये समिति है, ठीक। और अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र कुमार जैन, ठीक है, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। देखिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य क्या है। देखिए, आदर्श वाक्य है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी से संबंधित नियामक आयोग, ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, उस पर सामान्य नियंत्रण किसका है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का, ठीक, वे कुलाध्यक्ष होते हैं। इन प्राइवेट विश्वविद्यालय जो होते हैं उनमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाध्यक्ष होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि निजी विश्वविद्यालयों में वित्तीय कुप्रबंधन, ठीक है, की स्थिति में निम्न में से कौन संबंधित यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। देखिए, कारण बताओ नोटिस राज्य सरकार जारी करेगी और नियामक आयोग इसके लिए सिफारिश करेगा, ठीक है, कि कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रवेश और शुल्क नियामक समिति यानी कि AFRC एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन कमेटी, ठीक है, ये तो ये कैसा निकाय है, अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय है, ठीक है। रविंद्र कन्हरे इस समय इसके अध्यक्ष हैं, ऑफिस इसका भोपाल में है और 4 सदस्य और एक अध्यक्ष इसकी संरचना है, ठीक है, ठीक, 4 सदस्य और एक अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए ये आ गया, AFRC की प्रक्रिया निम्न में से कौन निर्धारित करता है। तो AFRC की प्रक्रिया या कार्य कौन निर्धारित करेगा, समिति स्वयं ही निर्धारित करेगी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान के लिए एक उदाहरण है। देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान आदमी कहाँ प्राप्त करेगा, प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग में ही उसको वैज्ञानिक साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना परीक्षण शोध के दौरान शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है। देखिए, परिकल्पना परीक्षण यानी कि हाइपोथेटिकल टेस्ट, ठीक, ये प्रयोगात्मक शोध का एक प्रकार की मुख्य संकल्पना है, ठीक। आप कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको हाइपोथेसिस यानी कुछ हाइपोथेटिकल है, कुछ विचार होने चाहिए, कुछ तो पहले से है ना, ऐसा कुछ तो आइडिया हो, तो वो हाइपोथेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं शोध में साहित्यिक चोरी, देखिए रिसर्च में, ठीक है, साहित्यिक चोरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, शोध में साहित्यिक चोरी का मतलब है अनैतिक ढंग से प्रतिलिपि बनाना और उसका प्रयोग करना, ये शोध में साहित्यिक चोरी है। देखिए, किसी का पहले से किया हुआ रिसर्च वर्क है उसको काट छांट कर करके और है ना उस पर अपना नाम वगैरह लिख करके उसको यूज करना, ये गलत है, अनएथिकल काम है, ठीक है।
इसे शोध में साहित्यिक चोरी कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, मध्य विश्वविद्यालय में संकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति में निम्न में से किसकी सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा की जाती है? देखिए, कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल, ठीक। तो किसकी सिफारिश पर करते हैं? देखिए, कुलपति की सिफारिश पर ये नियुक्ति की जाती है, ठीक है। धारा नंबर है 27, ठीक है, उसके चौथे उपधारा में ये लिखा हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में। तो हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए, अध्ययन बोर्ड, देखिए बोर्ड ऑफ स्टडीज बोलते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, उसके विद्यार्थी सदस्य की पदावधि कितनी है? देखिए, 1 वर्ष के लिए विद्यार्थी सदस्य चुना जाता है, ठीक है। लेकिन अध्ययन बोर्ड, स्वयं अध्ययन बोर्ड की बात करें तो उसका कार्यकाल कितना? 3 वर्ष, ठीक है। अध्ययन बोर्ड 3 वर्ष के लिए बनाया जाएगा और उसमें विद्यार्थी जो सदस्य होगा वो 1 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए, ये कह रहे हैं विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजना तैयार करने का कार्य किसका है? देखिए, तो ये जो है कार्य है आपका विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? देखिए, एक सबसे प्रभावी शिक्षक सबसे अच्छा प्रेरक होना चाहिए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं निम्न में से क्या दृश्य श्रव्य का उदाहरण है? दृश्य श्रव्य का मतलब हो गया, दृश्य मतलब वीडियो, श्रव्य मतलब ऑडियो, ठीक है, यानी देख भी ले और सुन भी ले, तो वो नाटक है। नाटक ही ऐसा मोड यहाँ पर है जो देखा और सुना जा सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ें देखी या तो सिर्फ देखी जा सकती हैं या तो सिर्फ सुनी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित माधव विज्ञान महाविद्यालय को निम्न में से किसके द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? ये ग्रेडिंग का काम नैक का है, ठीक है, हमने पढ़ लिया है नैक के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार परीक्षकों का पारिश्रमिक कौन नियत करता है? देखिए, एग्जामिनर्स के लिए उनका पारिश्रमिक जो है वो कौन तय करेगा? कार्य परिषद, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगला सवाल देखिए, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? देखिए, लास्ट 2020 से पहले 1986 में आई थी, ठीक है, तो 34 साल हो गए, ठीक है, 34 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो ये संस्कृत को नहीं, अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? देखिए, परख का उद्देश्य क्या है? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। देखिए, कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार, ठीक है, इसे ARC बोला जाता है, ठीक है, गठन कब हुआ? देखिए साहब, जो ARC था पहला, देखिए साथियों, पहला ARC जो है वो 5 जनवरी 1966 को, ठीक है, 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और इस आयोग ने लोकपाल, ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषद, इस प्रकार की सिफारिशें की थी, ठीक है, कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर हम दूसरे ARC की बात करें तो देखिए, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 1966, ठीक है, ये। और अगर हम दूसरे ARC की बात करें तो वो 2005 में बनाया गया था, ठीक है, और 2005 में वीरप्पा मोइली इनकी अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकपाल कौन है? देखिए, वर्तमान में लोकपाल जो है वो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैं, ठीक है, एक्टिंग लोकपाल है, मतलब कार्यवाहक, ठीक है। इनसे पहले हम जानते हैं वो कौन थे? PC घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष, ये थे, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहली महिला अध्यक्ष की नियुक्ति कब हुई? देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, ठीक है, MPPSC में, है ना, अगर महिला अध्यक्ष की बात करें तो कोई भी अध्यक्ष महिला नहीं रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, लोक सेवकों को दिए जाने वाले प्रमुख दंड कौन से हैं? देखिए, सेवा से हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति,
पदावनति करना या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये सभी प्रकार के दंड लोक सेवकों को दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। देखिए हमने अभी बात कर ली, ऑल इंडिया सर्विसेज का जो जनक है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये कह रहे हैं न्यायिक नियंत्रण का मूल उद्देश्य क्या है। देखिए न्यायिक नियंत्रण जो होता है, जुडिशियल कंट्रोल का जो है मूल उद्देश्य क्या है, अपराधियों को दंड देना। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल देखें। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना कब हुई। देखिए कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो है वो 1988 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वैंकूवर कनाडा में है। ठीक है, और अगर हम बात करें क्यों बनाया गया तो ये दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही नहीं है की बात कर रहे हैं तो एडीबी ने अपना कार्य 1 जनवरी 1967 को कार्य शुरू किया था। ठीक है, चेयरमैनशिप ऑफ एडीबी मतलब कह रहे हैं कि जो जापानी हैं उनको ही सिर्फ अब तक मतलब सामान्यतः उनको जाती रही है। और इसमें 53 सदस्य हैं इस समय, नहीं इसमें 68 सदस्य हैं, यही गलत है। देयर आर 48 मेंबर्स ऑफ एडीबी बिलोंग्स टू द एशिया एंड पैसिफिक रीजन। देखिए तो यहाँ क्या है, आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा करेंटली इट हैज़ 53 मेंबर्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का समूह का मतलब सदस्य संस्थान नहीं है, कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ना विश्व व्यापार संगठन, ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में क्या असत्य है। देखिए आयुष मिशन के बारे में बात करें अगर हम तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। ठीक है, यह योजना 2026 तक जारी रहेगी, ये भी ठीक है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई, ये गलत है। देखिए 2015 में नहीं बल्कि 2014 में ये शुरू हुई थी। बाकी वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं। ठीक है, आयुष मंत्रालय के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये कह रहे हैं एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इज अंडर द एजेस ऑफ। एनआईसी जो है वो किसके अंडर आता है। एनआईसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत अपना काम करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीआई। देखिए पीसीआई क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय भेषजी परिषद, ये है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। देखिए पहला सही है, टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री, बिल्कुल ठीक। ठीक है, फार्मेसी शिक्षा को रेगुलेट करना। अलाउ द रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, हाँ ठीक है, हाँ फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का काम भी ये इसी का पीसीआई का है। ठीक है, टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, हाँ ठीक है, मतलब फार्मेसी के रूप में प्रैक्टिस करने और उसके प्रोफेशन की बात करें तो उसको भी वो देखती है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया इज गवर्नड बाई। देखिए नर्सिंग काउंसिल इंडिया जो 1947 में एक्ट बनाया गया था उसके थ्रू काम करती है। ठीक है, अगला सवाल जो हम देखेंगे, द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR। ठीक है, देखिए ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ICAR की बात करें तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और ICAR से संबंधित मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल में है और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस सॉइल साइंसेस, मृदा है ना, मृदा विज्ञान, ये भी भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम। ये कह रहे हैं कि द मेंबर्स आर इन वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं 27। ठीक है, 27 मेंबर्स की बॉडी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो 14 इसमें जो है कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं
और 11 इसमें इलेक्ट किए जाते हैं और 2 इसमें पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। देखिए कह रहे हैं वेयर इज प्राइवेट सेक्टर आईसेक्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये जो आईसेक्ट यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थित है? तो देखिए ये यूनिवर्सिटी जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। आईसेक्ट, इसको रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये कह रहे हैं व्हेन वाज द मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग कब बना? तो ये 1973 में 1973 में, ठीक है, बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये 140 हो गए। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ की, इंग्लिश का पैराग्राफ। देखिए उसमें जो 10वीं यूनिट है उसके अंतर्गत देखिए एक प्रश्न पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। द कैक्टस इज अ प्लांट विच ग्रोज इन वेरी हॉट ड्राई प्लेसेस। ठीक है, दे डू नॉट हैव लीव्स, इंस्टीड दे हैव स्पाइनी नीडल्स with stick out of their stems. ठीक, there are many shapes of the cactus. some of are some are small and round. ठीक, others are tall like columns or pillars. some are shaped like tubes or wells. some are shaped like wheels. some grow as trees or shrubs. other grow as ground cover. Cactus flowers are big and some of them bloom at night. Their flowers come out at night because they are pollinated by insects or small animals that come out at night. Insects and small animals carry pollen from one cactus to another. ठीक है, देखिए आगे कह रहे हैं कि मोस्ट कैक्टी लिव इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अदर लिव इन अफ्रीका, मेडागास्कर एंड श्रीलंका। ठीक, कैक्टी डू नॉट हैव वेरी लार्ज लीव्स बिकॉज large leaves would allow to water to evaporate. When water evaporates, it changes from a liquid to a gas. When it becomes a gas, it is light enough to move through the air. That would be bad for the cactus because the cactus needs the water to live. ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं some cacti have waxy coatings on their stems so that water will run down the stem to the roots. Cacti can absorb water from fog in the air since it does not rain very much in the desert. Most cacti have long roots which can spread out close to the surface so they can absorb a lot of water in the on the occasions when it rains. ठीक है, ये हमने पैराग्राफ रीड कर लिया एक बार। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट डू कैक्टी हैव इंस्टीड ऑफ लीव्स। ये कह रहे हैं कि मतलब कैक्टस जो होते हैं उनके पास लीव्स के स्थान पर क्या है। तो पैराग्राफ में हमने अभी अभी देखा, देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि द कैक्टस इज अ प्लांट, ठीक, विच ग्रोज इन वेरी हॉट ड्राई प्लेसेस, दे डू नॉट हैव लीव्स। ठीक है, इंस्टीड दे हैव स्पाइनी नीडल्स। ठीक है, तो आंसर हम देख लेंगे, यहाँ पे नीडल्स होते हैं उनके। तो देख रहे हैं क्या है, लीव्स के स्थान पर इनके पास क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू हैव कैक्टी हैव, व्हाट डू कैक्टी हैव इंस्टेड ऑफ लीव्स, तो नीडल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी अभी। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो यहाँ सवाल है, कह रहे हैं वेयर डू मोस्ट कैक्टी ग्रो। देखिए यहाँ पैसेज जो सवाल, पैसेज के सवाल होते हैं वो पैसेज में ही ढूंढे जाते हैं आंसर। तो कह रहे हैं वेयर डू मोस्ट कैक्टी ग्रो, तो हमने पढ़ लिया। देखिए हमने पढ़ा था, वैसे तो ये तीनों है ही नहीं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ही, वहाँ पर ये यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पर दिया गया है कि मोस्ट कैक्टी लिव इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये है द पिलर्स आर, है ना, पिलर्स की बात कर रहे हैं। तो पिलर्स क्या है, स्मॉल वॉल्स, लॉन्ग ट्यूब्स, टॉल कॉलम्स, नन ऑफ दीज। अब देखिए पैराग्राफ में अगर हम जाएं, पिलर्स की बात करें तो पिलर्स क्या था। देखिए हमने पढ़ा अभी अभी यहाँ कि ये देख रही, कह रहे हैं कि यहाँ पर अदर्स आर
फॉल, अदर्स आर टॉल लाइक कॉलम्स और पिलर्स। अदर्स मतलब यहाँ अदर्स की बात कर रहे हैं, वो अदर्स क्या है, वो अदर्स जो है वो कैक्टस ही है, ठीक है। जिनमें से ऐसे कह रहे हैं ना, जिनमें से कुछ का शेप है ना छोटा राउंड, है ना, पिलर्स की तरह, कॉलम्स की तरह लंबा, इस तरह से, तो वो कैक्टस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पिलर्स क्या हैं, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, टॉल कॉलम्स। आंसर क्या हो जाएगा, टॉल कॉलम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन कैक्टी ब्लूम, है ना, देखिए व्हेन कैक्टी ब्लूम तो क्या होता है, देखिए जब ऐसा कुछ है कि कैक्टी ब्लूम, देखिए आगे देखिए चमकने की बात कर रहा है ये, तो यहाँ क्या है, जो ब्लूमिंग की बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ है, कैक्टस फ्लावर्स आर बिग एंड सम ऑफ देम ब्लूम एट नाइट, ठीक, देयर फ्लावर्स कम आउट एट नाइट, ये है। तो हमने इसे पढ़ा, तो जो हमारा ये तो हो गया हमारा यहाँ पर पैसेज में। अब हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में जो है ये कह रहे हैं देयर फ्लावर्स फॉल ऑफ, नहीं, देयर फ्लावर्स कम आउट, ये है निकल के आ रहा है, उसमें कहते हैं फूल जो है उसके आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दी सिनोनिम फॉर एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब के लिए यहाँ पे सिनोनिम क्या होंगे, सोक अप, ड्रिंकिंग, कंज्यूम, ये सभी यहाँ पर क्या होंगे, एब्जॉर्ब के सिनोनिम होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला, ठीक। ये हो गए इंग्लिश के पैसेज से संबंधित सवाल। अब हम देखेंगे हिंदी का, ठीक है। देखिए हिंदी का पैसेज समझिए, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है, ठीक। एक वस्तु सुंदर और मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को ही संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं, ठीक। देखिए अब ये हमने पढ़ लिया एक बार, अब हम इसको सवालों के साथ करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, सौंदर्य की परख की जाती है, ये पहला ही यहाँ पर लाइन था कि सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। तो सौंदर्य की परख कैसे करेंगे, अब देखिए विकल्प पढ़ेंगे, आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, या मनोहरता के आधार पर। तो सौंदर्य की परख के संबंध में हमने यहाँ लाइन पढ़ी थी, देखिए सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, और हमने पढ़ा था कि इसकी अभिव्यक्ति करना सरल है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि इसमें जो 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 ये परख कर रहे हैं वो कैसे केवल इंद्रियों को ही संतुष्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ मामला जो है वो क्या हो जाएगा, सौंदर्य की परख इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर की जाती है, ये आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है, कब होगा रसास्वादन की अनुभूति का बोध, हमने पढ़ा था, इसी में पढ़ा था कि देखिए रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। तो आंसर समझ में आ गया होगा, कैसे, चरित्र स्पर्शी रूप से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि, अब देखिए कवि जयदेव जो है ना वो सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे यहाँ कवि जयदेव के बारे में यहाँ पढ़ते हैं ऊपर, तो ये इन्होंने कहा है कि देखिए कह रहे हैं कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इनका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। देखिए कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है, उसमें क्या है,
अभी हमने पढ़ा था ऊपर, देखिए ये था कि कालिदास जो है वो, कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है क्योंकि उसमें उसमें चरित्र की प्रधानता है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्वेश्चन था कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? चरित्र की प्रमुखता, प्रधानता। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। देखिए इसमें सुंदरता और मनोहरता के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सुंदरता बनाम मनोहरता ये हो जाएगा। उपयुक्त शीर्षक, बाकी ये चारों, ये तीनों, बाकी के तीनों भी शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन उपयुक्त शीर्षक यहाँ होगा सुंदरता बनाम मनोहरता। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से अभी अभी, ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा के संबंध में, ठीक है, ये पहला पेपर हमने पहला मॉडल पेपर हल किया। ठीक है, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगले पेपर को लेकर के मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है, और अगर आपको, देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।